सोशल मीडिया को देख लो आप, सोशल मीडिया इज़ ऑल राहु कि किसी और की ज़िंदगी आपसे ज़्यादा अच्छी है। लाइक मैं अपने घर पे बैठी हूँ और कोई somebody else is traveling, you will think that यार ये तो मज़े कर रहा होगा, तो उसको ये लग रहा है कि वो खुश कैसे, वो ज़्यादा उसकी लाइफ ज़्यादा हैपनिंग कैसे। क्या अगर कभी कोई इंसान रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसके लिए पनिशमेंट है या उसके लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन? जो रॉन्ग पार्टनर्स आपको मिलते हैं वो एक्चुअली वो आपको रेडी कर रहे हैं ग्रेटर ब्लेसिंग्स के लिए। दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ग्रेटर। क्या पेन के बिना लाइफ का पर्पस मिलता ही नहीं? नेचर का लॉ है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पेन। एक जो कुकून में एक वर्म होता है वो भी एक उस जर्नी के थ्रू जाता है तो टू बिकम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो हमेशा ना सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो अगर किसी को वेल्थ मनी सक्सेस मिलता तो थोड़ा रिलेशनशिप पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, जो एक कॉन्सेप्ट बन गया शादी बर्बादी। What do you think about this? See, I feel that somebody who's really evolved and who have seen the different experiences would never see something as a good experience as a bad experience. किसी किसी के साथ इतना होता है कि like some people are वो कुछ भी नहीं होते शादी के पहले, जैसे ही शादी होती है they तो आप इसको कैसे देखते हो कि अब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, देन यू ऑल्सो डू ऑल द सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग स्टफ एंड ऑल। जब आपका एक लेवल हिट कर गया कि भाई आपको रियलिटी ने मतलब एक कहीं ना कहीं एक वो दिखा दिया कि भाई कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी एक लेवल तक काम कर रही है, कुछ स्टार्स हैं पुश कर रहे हैं, बट इट्स ऑल इन योर माइंड, जो चॉइसेस आप बना रहे हो ले रहे हो। तो और फिर आपको कैसा पर्सनली फील होता है कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो मैं इसको डील कैसे करूँ, या फिर आई नो द बिगर लेवल मैं उस लेवल पे पहुँच गया हूँ, उस लेवल पहुँच गया हूँ 7-8 पे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो द थिंग इज़ एक दो सर्कल होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी का जो सर्कल है और उसके बाहर एक स्पिरिचुअलिटी का सर्कल है। सो ऑल द प्लैनेट्स जो वर्क कर रहे हैं वो आपको इवेंचुअली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही पुश कर रहे हैं। सो एवरी प्लैनेट इज ट्राइंग टू टीच यू अ लेसन, एंड वंस यू लर्न दैट लेसन दैट्स व्हेन आपका स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट ज़्यादा प्ले करने लगता है, वेयर यू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। कि आप सीख चुके हो। अब मोस्टली लाइफ का एक्सेस जो होता है ना वो राहु केतु के बीच में चलता है, जो बैगेज होता है। आपका जिंदगी का पर्पस सिर्फ राहु से केतु तक का ही एक्सेस है। आप जो इसको समझ लेगा वो अपनी लाइफ में जीत लेगा। लाइक इनिशियली आपका होता है कि यू थिंक दैट यू आर बड़ा पैसा, लाइक ज़्यादा पैसा, गाड़ी, ये सब चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं। दैट इज़ योर राहु प्लेइंग कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। बट इवेंचुअली जब वो लेटर लाइफ में पहुंचते हैं, उनको सब चीज़ें मिलने लगती हैं, देन दे रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। देन दे फाइंड फॉर समथिंग डीपर। लाइक फिर वो केतु की तरफ उनका ट्रांजिशन होता है कि सब ये राहु तो मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मिल गई, बट अब मुझे पीस फुलफिलमेंट कहाँ से मिलेगा। देन दे गो विद इन एंड ट्राई टू सर्च फॉर आंसर्स, एंड देन वो थोड़ा उनका केतु बैलेंस होना चालू होता है। तो अब बेसिकली जो लाइफ का जर्नी है वो केतु और राहु और केतु के बीच का बैलेंस है। कि आप अब सोशल मीडिया को देख लो आप, सोशल मीडिया इज़ ऑल राहु कि आपको देख के लग रहा है आज कि किसी और की ज़िंदगी आपसे ज़्यादा अच्छी है। कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो ज़्यादा खुश होगा। लाइक मैं अपने घर पे बैठी हूँ और कोई somebody else is traveling, you will think that यार ये तो मज़े कर रहा होगा, मैं तो वो उसको ये नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा खुश हूँ, तो उसको ये लग रहा है कि वो खुश कैसे, वो ज़्यादा उसकी लाइफ ज़्यादा हैपनिंग कैसे। इंस्टेड अगर वो जो इंसान खुद जिसका केतु चैनलाइज होगा वो सोचेगा यार आई हैव सीन ऑल दिस नाउ, लाइक मैं यहीं सेटिस्फाइड हूँ यार, जो मेरी ज़िंदगी है यही मेरी, हाँ सब मोह माया। अगर हम जैसे कोई इंसान रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो उसकी पनिशमेंट है या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है? क्या अगर कभी कोई इंसान रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं पनिशमेंट है या उसके लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन? आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, वो कभी इवॉल्व ही नहीं हो पाते। सो आई फील दैट द ग्रेटेस्ट सोल्स हैव द हार्डेस्ट लेसन्स टू लर्न इन दिस लाइफ टाइम। पीपल हु आर मेंट टू अचीव मोर,
दे हैव द हार्डेस्ट लेसन्स. सो जो रॉन्ग पार्टनर्स आपको मिलते हैं वो एक्चुअली वो आपको रेडी कर रहे हैं ग्रेटर ब्लेसिंग्स के लिए. दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ग्रेटर. सो इट्स जस्ट दैट जब आप वो लर्न एक बार में नहीं सीखते हो, फिर दूसरी बार में भी नहीं सीखते हो, फिर तीसरी बार, एवरी टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन इज़ इंक्रीजिंग. कि आपको एक बार थप्पड़ पड़ा, आप फिर भी नहीं सीखे, दूसरी बार भी नहीं सीखे, फिर आपको आखिरी बार बहुत ज़ोर का थप्पड़ पड़ेगा, फिर you'll be shaken up and you'll think okay, this is what I want to see, have to see in myself and correct it so that I can find the right person. तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रिक्ट टीचर की तरह हैं कि जो आपको मार पीट के कैसे भी आपके रास्ते पे ले आएंगे कि भाई तुम ये करने के लिए आए हो. तो ये कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है आपके हिसाब से, क्या लगता है? So these are basically soul contracts. So before souls are born on this planet, वो आपस में उनका अग्रीमेंट होता है, जैसे एक अग्रीमेंट समझ सकते हैं हम कि हम इस लेसन्स को अक्वायर करेंगे इस लाइफ टाइम में. एंड देयर आर सोल्स विच हेल्प यू अक्वायर दोज लेसन्स इन दिस लाइफ टाइम. सो आप जब अपने जो आपके पार्टनर्स, एक मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक जर्नी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक पहुंचाने के लिए आते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाने के लिए आते हैं. बट हमारा ह्यूमन माइंड क्या होता है, सोचता है कि यार दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग. दे आर सो स्कैर्ड ऑफ लीविंग एंड लेटिंग गो. वो सोचते हैं दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग. और फिर वहाँ पे नेचर हैज़ टू इंटरवीन इन बिटवीन कि पार्टनर ने चीट कर लिया, पार्टनर टॉक्सिक हो गया. दैट इज़ नेचर इंटरवीनिंग कि आपको भाई इसको जाने देना पड़ेगा. उनका पर्पस ख़त्म हो चुका है अब आपके साथ. That's where the person has to learn to let go with love and forgiveness. अगर उन्होंने इस जर्नी में भी उन्होंने वो रिवेंज रखते हैं कुछ लोग and they keep blaming the partner, that's gonna repeat in next life as well. So if they can learn to let go with love and forgiveness, the karma is finished and they will it will help them to attract better partner next time. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या पेन के बिना पर्पस, लाइफ का पर्पस मिलता ही नहीं? क्योंकि कभी यार देखा है कि बहुत अच्छी किसी की लाइफ चल रही है, वो बिल्कुल 9 to 5 जॉब कर रहा है, अच्छा घर बार, लेकिन सडनली जब क्रैश होता है उसकी लाइफ और जब वो रॉक बॉटम हिट करता है तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग आती है. तो क्या ये सच है कि हमें एक पर्पस पाने के लिए एक पेनफुल जर्नी पे जाना ज़रूरी है? सो पेन, आई सी पेन एज पोर्टल्स. कि पेन इज़ द मोस्ट पावरफुल पोर्टल्स ह्यूमन कैन यूज़ टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स. सो जो पेन हमें मिलता है वो हमें ट्रिगर्स जो होते हैं वो ओपन, हमारे वुंड्स को ओपन करते हैं सो दैट वी कैन सी क्लियरली व्हाट इज़ लैकिंग इन अस. अगर वो पेन ना मिले तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो. नेचर का लॉ है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पेन. एक जो कुकून में एक वर्म होता है वो भी एक उस जर्नी के थ्रू जाता है तो टू बिकम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. एंड जैसे एक कोल भी है, कोल को भी सप्रेशन और उसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए प्रेशर और सप्रेशन लगता है कि वो एक डायमंड बन पाए. सो द नेचर हैज़ ऑलवेज यूज पेन टू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. दैट्स वाई हमें भी जो और सबसे ज़्यादा पेन इंसान को रिलेशनशिप्स में फील होता है. दैट्स वाई रिलेशनशिप्स कम इन टू आवर लाइफ कि वो हमें पेन दे सके और वी सी दैट व्हाट इज़ मिसिंग एंड वी ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स. मैं इसमें एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि जैसे व्हेन आई रीड अबाउट पीपल, जब मैं उनके पास में बैठता हूँ, जानता हूँ कि उनकी स्टोरी सुनना समझना, मुझे लास्ट 1 year ऑफ माई लाइफ कोचिंग एंड ऑल मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई वी ह्यूमन आर टेंड टू ब्रेक वाली एक कंडीशनिंग है हमारी कि हम टूटने के लिए बने गए हैं. और उसके बाद में वो चॉइस हमारे हाथ में कि फिर हम अपने आप को कैसे निखारते हैं. और वो कहावत भी है कि बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे. तो वो चॉइसेस है जो अगर हमें कैसे अपने आप को, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है. नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी वो कभी खुश नहीं रहेंगे, और कुछ लोग हैं जिनको एग्जैक्टली कह सकते हो दिन में 2 रोटी मिल गई और वो खुश हैं. तो वो चॉइसेस हैं जो लाइफ को हम इजी और टफ बनाते हैं. तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे कि हम इंसान टूटने के लिए बनाए गए हैं, जुड़ने का काम फिर हमारी विल पावर पर है.
राइट, एंड दैट्स ऑल्सो वेयर योर एस्ट्रोलॉजी कम्स इन द पिक्चर. इट गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस कि भाई मेरे ये स्किल्स हैं, मेरे ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे ये वीकनेसेस हैं, कि मुझे ज़िंदगी में इतना ही मिल सकता है. या इफ़ आई एम नॉट मेंट, मेरी जैसे सपोज समबडी इज़ मेंट फॉर वेल्थ, मनी, सक्सेस, तो हमेशा ना सबको सब कुछ नहीं मिलता. तो अगर किसी को वेल्थ, मनी, सक्सेस मिलता तो थोड़ा रिलेशनशिप पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है. तो आप किसी के चार्ट में आप वो सोचेगा कि यार ये तो मेरा चार्ट तो ख़राब है, पर आपको एक एरिया में तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रहा है ना. तो उस एरिया में समबडी हैज़ टू लर्न टू यू नो लिटिल बिट बैलेंस, कि उसमें थोड़ा एडजस्ट कर ले, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, दैट आई एम मेंट टू वर्क ऑन दिस एरिया ऑफ माई लाइफ. तो वो ये आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकता है कि आपको कैसे काम करना है अपने प्लैनेट्स के साथ. अभी स्टार्ट में आपने बताया था एक चीज़ कि मतलब अगर मैं उसको थोड़ा पोएटिक वर्जन में बोलूँ तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम सब लोग ना एक ब्लैंक कैनवस के साथ पैदा हुए हैं और सब लोग एक आउटलाइन बना के आए हैं, ठीक है. और बट उस आउटलाइन के अंदर कलर्स ना हमारे लाइफ के फेजेस डालते हैं. जो मैं देखता हूँ, मेरा समझ है कि मैं भी कहीं ना कहीं एक ऐसी आउटलाइन लेके आया हूँ, आप भी लेके आए हैं, और सब दुनिया में सब लोग एक आउटलाइन बना के आए हैं, बाउंड्री बन के आई है ना. उस बाउंड्री के हम बाहर जा सकते हैं कभी, और उस बाउंड्री तक सबको पहुंचना है. किसी की छोटी हो सकती है, किसी की बहुत बड़ी हो सकती है. तो ये मेरा मानना है कि वो उसमें जो कलर्स भरते हैं ना, वो फिर हमारे लाइफ के फेजेस और चॉइसेस हैं, कब कैसे हम क्या भर रहे हैं. कोई बहुत अच्छा उसमें गार्डन बना रहा है, कोई उसमें शायद बहुत अच्छा एक कह सकते हो अपने आप को सबसे अलग रख के कुछ, कोई भी इमेजिनेशन कुछ भी हमारे. तो मैं थोड़ा सा, जब भी हम इस हीलिंग टू हीलिंग, हीलर टू हीलर बात करते हैं, तो वी यूजुअली डिस्कस कि भाई चलो ये लाइफ तो है जैसे हमें करनी है, जो नेक्स्ट लाइफ है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं. राइट. सो वी टॉक ऑन दिस एवरी डे कि भाई अब तो जो हो गया, हमें समझ आ गया कि भाई 30 वी आर इन 30s एंड ये जो है ये हमारे पैटर्न्स है, ये हमारे, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं. बट देन वी सी कि ठीक है, अब नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें हम क्या लेके जा रहे हैं. तो ये चीज़ें एक हीलर ही समझ सकता है. तो हमने एक चीज़ और भी आजकल देखा है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. मेडिटेशन में एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग ना उसको बड़ा गलत समझने लग गए हैं कि आप ध्यान लगाओ और आपको सब अच्छा लगेगा. बट उसके साथ साथ और उसका तोड़ क्या होता है, मतलब कि तोड़ नहीं कहना चाहिए कि मेडिटेशन आदमी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो एंग्शियस है, उसको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, वो इसलिए कर रहा है. आपके हिसाब से ये एंग्जाइटी एक प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक हिस्सा है? I feel people who face anxiety and depression once in their lifetime, they are the most blessed souls. मतलब somebody who has gone through this, उनको समझ लेना चाहिए उनका ब्रेक थ्रू नियर है. दे आर गोइंग टू अचीव समथिंग मैसिव इन देयर लाइफ टाइम. सो इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग आई वुड से. इस मिथ को आई वुड से कि ये बहुत बड़ा मिथ हो गया कि इफ़ आई एम, एंड पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट ऑल्सो. दे थिंक लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी इफ़ आई एम फीलिंग एंग्शियस. दे डू नॉट ओपन अप. बट everyone, ये पास्ट में हिस्ट्री में भी देखा गया है. I've seen whoever has gone through anxiety, that means you are nearing your breakthrough. और जितना आप अपने ब्रेक थ्रू के पास आते जाएंगे उतना आपका एंजाइटी बढ़ती जाएगी. इट्स नथिंग बट कि आपको एक सोल, मान लो आपको एक लाइन पे चलना है एंड योर टाइम इज़ नियरिंग कि आपको इस जगह पहुंचना है. तो अब हाउ वुड योर सोल मेक यू डू सर्टेन थिंग्स? तो आपके प्लैनेट्स आपसे कैसे काम करवाएंगे? आपसे काम करते नहीं हो, आपसे काम करवा लिया जाता है. तो when you are meant for certain things, you will anyhow end up doing that. तो ये आपको एंजाइटी के थ्रू, आपको रिजेक्शंस के थ्रू, कि ये एंजाइटी, व्हाट इज एंजाइटी? इट्स अ फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग. तो व्हेन समथिंग इज़ नॉट गोइंग एज पर द प्लान, कि हमें इस स्टेज तक शादी कर लेनी चाहिए थी, ये जॉब हमें मिल जानी चाहिए थी, अब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है वो, तो पीपल थिंक कि वो फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग आ जाती कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया. वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग. That's where anxiety comes. But once they start to surrender and let go, there's a bigger picture, there's a bigger plan in place for them. Great. Usually हमने देखा है कि एक नाइस पर्सन एटीट्यूड कि ब्रेकअप हो गया है और मैंने माफ़ कर दिया.
बहुत सारे कोट्स पढ़ लिए इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल दी कि हाँ मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने माफ़ कर दिया, बट सडनली उनको 12 बजे रात को 1 बजे सब चीज़ें वापस याद आती हैं कि एक कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना रिसेंटमेंट बहुत बड़ा है वो कि वो फिर तो सच में फॉरगिवनेस जो एक बहुत डिवाइन गिफ्ट है हमारे लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको आप कैसे देखते हो कि कैसे हम इसको एक उस वाइब्रेशन लेवल पे पहुँचाएँ कि भाई माफ़ कर दिया, फिर नेक्स्ट एरियाना ग्रांडे का सॉन्ग नेक्स्ट. So there's a difference between being kind and being nice. Somebody who is nice is performative. As in कि वो सोचेंगे कि मैं अच्छा बनूं ताकि मुझे validation मिले. Somebody who is kind, who does not thinks about validation कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में. I do not care. I'm focused on myself. I'm busy doing my own thing and I do not care about you. Somebody who is nice, अगर उसको वैलिडेशन नहीं मिलेगा कि अगर तो वो उसके पास बार बार जाएगा, विक्टिम प्ले करेगा कि यू डिड समथिंग रॉन्ग टू मी एंड देखो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ एंड यू शुड वैल्यू दिस दैट आई एम फॉरगिविंग यू. तो वो एक एटीट्यूड वो आपका विक्टिम का आ जाता है कि यार आपको उससे कुछ वैलिडेशन चाहिए इसलिए आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, यू आर शोइंग टू द अदर पर्सन. बट समबडी हु इज काइंड वुड मन ही मन में वो माफ़ कर देगा, फिर दोबारा बात भी ना करे उस इंसान से, विल फॉरगेट दैट पर्सन. दैट्स हाउ द एटीट्यूड शुड बी. जैसे आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, आई एम श्योर कई बार आपको लगता होगा कि भाई एक बहुत मेजर स्केल पे सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है इसको, कि इसके बचपन के ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं. लेकिन इसमें एक और बड़ा एक टर्म आजकल इतना हाइप हुआ है, हर किसी को देखो आई वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, वो जो मैनिफेस्ट का एक जो वर्ड है, हाँ हम इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतनी सारी स्टोरीज आती हैं जहाँ पे मैनिफेस्टेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है. तो क्या सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के को चेंज करने के लिए, मतलब एक तरीके से मैनिफेस्टेशन को कैसे हम उसके साथ में जोड़ सकते हैं? सो आई वुड से दैट सम पीपल आर बॉर्न विद दिस नेचुरली. उनके प्लैनेट्स ऐसे प्ले करते हैं कि वो दे आर लाइक दैट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, दे आर वेरी डेडिकेटेड. उनको पता है ये मुझे ये करना है तो करना ही है. बट दिस थिंग्स कैन बी लर्नड ऑल्सो. So if you can change your set of mindset, programming, eventually programming ये कि a fear, what we experience as fear is not a soul's natural expression. वो हमें फीड किया जाता है माइंड में कि हम एक सिस्टम में रह सकें, एक जो मर्यादा में जो सोसाइटी है, एक मैट्रिक्स जो बना हुआ है उसमें हम रह सकें, उसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है. जैसे सर्कस में डरा के लोगों को काम करवाया जाता है, वैसे हमसे ही बोला जाता है अरे तुम ऐसे नहीं करोगे तो हमारे साथ वैसा नहीं होगा, तुम्हें अच्छी लड़की नहीं मिलेगी अगर पैसा नहीं कमाओगे तो वो बहुत सारे लोगों के अंदर माइंडसेट होता है कि वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं. दैट्स अ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन फियर. दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट सेट पैटर्न कि हमें ये करना है. वो अपने आप से डिस्कनेक्टेड है. And that's why even if they are trying to manifest what they want, they cannot manifest it because they are so disconnected from themselves that they are doing something that they are not meant to do. Instead, if वो उस प्रोग्रामिंग को, फियर को लेट गो करके वो पैटर्न को ब्रेक कर जाएं और वो करें जो उनके लिए बना है, जो उनके लिए सही है, they can manifest even much more than that. So it's a programming at the level. कि आप प्रोग्रामिंग को तोड़ सकते हो तो आप you can be the creator. बट जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम वेल्दी या आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो खुद को शीशे में देखते हैं तो वो लगता है कि नहीं यार सच में नहीं. वो जो एक क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स उस क्वेश्चन मार्क पे गेम खेलता है कि मेरे हिसाब से तो ये इंसान डिज़र्विंग ही नहीं है अगर ये उस लेवल का मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, और फिर आप सेम साइकिल पे आके पूछता है कि क्या सच में मैं हूँ या मतलब क्या करूँ मैं. तो ये जो डिज़र्विंग वाली चीज़ है, ये इसको आप कैसे देखते हो? यू कैन नॉट फेक द यूनिवर्स. आप दुनिया को फेक कर सकते हो कि यू कैन टेल इट टू द वर्ल्ड आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मनी मैग्नेट, बट यू कैन नॉट फेक योर ओन फ्रीक्वेंसी.
इफ़ यू टॉक नेगेटिवली टू योर सेल्फ, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये सबकॉन्शियस में अगर आपका प्रोग्राम नहीं है कि यू आर अ मनी मैग्नेट योर सेल्फ एंड यू डिजर्व गुड थिंग्स इन योर लाइफ, यू कैन नेवर अचीव दोज थिंग्स. सो आप बाहर क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वॉट आपका सेल्फ टॉक क्या चल रहा है अंदर, हाउ डू यू टॉक टू योर सेल्फ व्हेन यू आर अलोन, व्हेन नो वन इज सीइंग. दुनिया में सब चीज़ ख़राब चल रही है, हर चीज़ गलत हो गई है, बट यू आर टेलिंग योर सेल्फ ओके स्टिल आई एम अ विनर इन माई आइज, स्टिल आई एम विनिंग. सो आपको मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि 1 साल पहले आप मुझे से मिलते, आई अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड आई वॉज gotten out of a marriage, everything was going out of the way. मैं जॉब छोड़ दिया था, तो लोगों की नज़र में ऐसा था कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट in my head I was always a winner, and that's how I attracted the right kind of clients as well. I kept on attracting what was meant for me, and now I'm here that I'm speaking in your podcast, and I have achieved a good following. I've attracted the right kind of clients. So it's not that कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आप खुद से कैसे बात करते हो even when everything is going wrong. तो आपने अपने क्लाइंट्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या देखी है जी, जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हर तीसरे बंदे का यही कहानी है? So mostly relationships is the main problem, and relationships में भी ये है कि if somebody is unmarried, तो उनको first of all they are in a wrong relationships and they are trying to attract a right partner by not fixing themselves. They keep on blaming the other person, और वो सोचते हैं कि उनको एक perfectly made, tailor made partner अपने आप मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है. Actually the thing is, if you think about it, what people want to experience in a relationship, they want to feel alive, they want to be their authentic self in the relationship. But अगर इसको हम reverse कर दें, why don't you first feel that way? Why don't you feel alive, chirpy, bubbly in your own self? You become your own self, authentic vibrations, and then you kind of start attracting the right partner in your life. So that's how it should be. It should be actually reversed. Most people think that कि अगर मैं किसी relationship में आ जाऊँगा तो मैं अच्छा feel करने लग जाऊँगा. I would be myself. They want to feel alive in a relationship, but it's reverse actually. एक थोड़ा डीप लेवल का मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि लाइफ पर्पस के बारे में. क्या पर्पस तभी दिखता है जब आदमी कहीं ना कहीं एक तरीके से भागना बंद कर देता है कि फॉर एग्जांपल उसने सब कुछ अचीव कर लिया एंड देन कम्स अ साइलेंस कि नाउ व्हाट, अब क्या करूँ? या फिर जब लोग बोलते हैं कि बस अब मुझे बदलना है, सडनली उनका पाथ क्लियर होता है या एक अंदर एक सेल्फ अवेकनिंग शुरू होती है? So I believe that you never go and find your purpose. Your purpose finds you at the right time. So you think people spend years strategizing, planning कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, somebody else is doing that, this is making more money so I should do that. वो कितना मर्जी प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर ले, योर पर्पस विल फाइंड यू जस्ट एट द राइट टाइम. एंड इनिशियल ईयर्स जो आपके होते हैं वो आपको बचपन से आपको प्रिपेयर किया जाता है उस पर्पस के लिए. योर एक्सपीरियंसेस वुड बी सच दैट यू वुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट. एवरी एक्सपीरियंस यू हैव इन योर लाइफ टाइम इज प्रिपेयरिंग यू फॉर योर पर्पस, एंड योर पर्पस कीप्स सर्कलिंग यू अराउंड. इवन इफ यू फॉरगेट इट, इट कीप्स कमिंग बैक टू यू. इफ़ यू आर मेंट फॉर समथिंग, वो बार बार आप उसको रिजेक्ट भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट कम्स back to you in the best possible ways until you see it and become ready to receive it. Suppose लोगों को एंजल नंबर्स, इसका एक पार्ट ये भी है कि लोगों को एंजल नंबर्स दिखना चालू होते हैं. वो पहले क्यों नहीं दिखते, वो बाद में क्यों दिखते हैं? इट्स जस्ट कि आप उस फ्रीक्वेंसी में अब आ चुके हैं. नाउ यू आर रेडी फॉर इट. एंड मोस्टली तब दिखते हैं when you have already started following your purpose or you have already started to work on yourself. Then the universe starts showing you that okay, you are on a right path. It's when you know that there's an intuition, you trust it, you start following that intuition and the universe starts guiding you that okay, you are on a right path now. वो पहले क्यों नहीं दिखते किसी को? बिकॉज आप उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं होते हो कि आप वो चीज़ें रिसीव कर पाओ. अभी हमने थोड़ी देर पहले मैरिज पे डिस्कस किया था, तो मेरा सवाल आपसे है कि आजकल क्यों लड़कियां शादी नहीं करना चाहती,
या लड़कियां भी नहीं तो आप सबको उठा लो, अगर किसी से पूछो तो जो एक कॉन्सेप्ट बन गया शादी बर्बादी, ये आपके क्लाइंट के थ्रू या फिर भी आपसे आपने बताया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? See, I feel that somebody who's really evolved and who have seen the different experiences would never see something as a good experience as a bad experience. So if I would say that some people are not meant for marriages, so they should not marry. If then the same thing comes back that they should know themselves first, that they are if they are ready for marriage or they are ready to carry those responsibilities or not. If they have spent enough time with themselves, they would know that they are meant for marriage or not. But I have seen किसी के साथ इतना होता है कि like some people are को कुछ भी नहीं होते शादी के पहले, जैसे ही शादी होती है they start doing better in their life, they start attracting better things, wealth अच्छा हो जाता है, relationship अच्छा. But किसी के साथ वो before marriage everything is good, but it starts deteriorating after marriage. But though everything is different for different people. So if somebody is meant for marriage, then the experience would be blissful, amazing, and if somebody is not, then it would be a better experience. और अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करो then? So astrologically also we can see that मोस्टली शादी के लिए 7th हाउस देखा जाता है, वीनस देखा जाता है. तो मैरिज फॉर अ रीज़न फर्स्ट हाउस के सामने 7th हाउस है. फर्स्ट हाउस इज़ योर ओन हाउस, आप आपकी पर्सनैलिटी what you are, and 7th house is your partner's personality, how you show up in the world. That shows, it's a reason that it is a mirror. Everything you experience in the world is a mirror. तो आपका पार्टनर भी आपका ट्रिगर होगा. तो आपने अगर उस चीज़ को इस तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया, इवन इफ़ यू हैव अ बैड मैरिज, यू वुड सी दैट एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू मी. And if somebody's 7th house is afflicted for a reason, that means they have to work even more on their self. अगर उनका पार्टनर अच्छा नहीं मिला है तो उनको अपने आप पे और ज़्यादा काम करना है. That shows that. So some people are meant to find partner only after they have spiritual awakening, only after they have healed. जिसका 7th lord अगर 12th house में चला जाए और 7th house afflicted होता है, तो mostly इस cases में क्या होता है, उनको later in the life they are meant to find the right partners once they have finally healed themselves. इसका मतलब ये नहीं होता कि they are not going to find love ever in their life. जैसे किसी का शुक्र देखा जाता है रिलेशनशिप से, वीनस देखा जाता है. सो आप पुराने एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि वो बोलते हैं अरे आपका शादी तो ख़राब हो जाएगा, 7th हाउस अफ्लिक्टेड है या वीनस अफ्लिक्टेड है, योर मैरिज इज़ गॉन, योर रिलेशनशिप्स आर गॉन. बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. इफ दैट मीन्स यू हैव टू वर्क consistently on yourself in your relationships, and you need to heal them, your triggers first, and only then you can find the right partner. And these kind of people eventually end up with great partners later in their life. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप इतने दूर से हमारे पॉडकास्ट पे आए. जाने से पहले मेरी पब्लिक के लिए और हमारे इस टीम के लिए, मेरे लिए कोई एक मैसेज आपके लिए, आपकी तरफ से. First of all, thanks Growing Within team. It was an amazing experience with you all, and I would like to speak to anyone who is struggling or in a dilemma, in a right or wrong decision. I would say that if you keep choosing a harder right than an easier no, you would always end up in a better place. So eventually you would get wherever you want to be. Just keep following your intuition and making the harder choices which are easier for you. That's brilliant. मज़ा आ गया आपसे बात करके, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हमारी आज इस पॉडकास्ट पे तो बात नहीं हुई, बट आई विल मेक श्योर कि हम दोबारा मिलें और थोड़ा और डीप में जाएंगे इस बार. एंड देखते हैं कैसा फिर हम एक और बढ़िया सा कुछ जुगलबंदी क्रिएट करेंगे. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून.